नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस चैनल पर हम आपको लेकर जाएंगे भूतिया श्मशान घाट के रहस्यमय और डरावने किस्से। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ हर रोज नई कहानी, नई रहस्य और नया डर आपका इंतजार कर रहा है। तो बिना वक्त गवाए जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारे साथ चलें इस अनजान और रहस्यमय सफर में। यह कहानी 1907 की है। भानु प्रताप की शादी को सिर्फ एक ही हफ्ता बाकी था कि अचानक से उसके दादाजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई और इसलिए शादी को पोस्टपोन करना पड़ा। दादाजी की मौत के अगले दिन एक नदी के किनारे मशान में उनका अंतिम संस्कार होना था। तो भानु प्रताप, जो कि अपने दादा का सबसे छोटा पोता था, वह मशा में जाके चिता की लकड़ी का बंदोबस्त करने में व्यस्त था। दरअसल लकड़ी का गोदाम मसान से कुछ 50 मीटर की दूरी पर था। लकड़ियां कंधे में रख के सीढ़ियां उतरकर नदी के किनारे चीता की जगह तक पहुंचानी पड़ती थी। भानु प्रताप कुछ और लड़कों के साथ इस काम में लगा हुआ था। जब भानु प्रताप अपने कंधे पर कुछ लकड़ियों का एक गट्ठर ले जा रहा था, तभी उसके पीछे से एक और अर्थी आ रही थी। तो भानु प्रताप अपनी लकड़ियों का गट्ठर कंधे में संभाले किनारे खड़ा हो गया। वो सीढ़ियों वाला रास्ता था, काफी संकरा था। जब भानु प्रताप किनारे खड़ा था तो उसके सामने से वह अर्थी गुजरी और तब उस अर्थी में बंधी हुई रस्सियों में से किसी एक में भानु प्रताप के कंधे में रखा हुआ लकड़ियों का गट्ठर फंस गया। भानु प्रताप लड़खड़ाया और सीढ़ियों से नीचे गिरा, जिसकी वजह से अर्थी को कंधे में ले जा रहा एक आदमी भी लड़खड़ाकर नीचे गिर गया और अर्थी पलट गई और उसके अंदर से मुर्दा निकलकर सीधे भानु प्रताप के ऊपर गिरा। वह एक औरत का शव था। वह शव सीधा भानु प्रताप के सीने के ऊपर औंधे मुंह गिरा हुआ था। भानु प्रताप ने उस शव के चेहरे को देखा। उस शव की आंखें खुली हुई थीं और ऐसा लग रहा था वह शव ठीक भानु प्रताप की आंखों ही दिख रहा था। लोगों में हल्ला मच गया। सभी ने तुरंत उस शव को भानु प्रताप के ऊपर से उठाकर वापस अर्थी में रखा। एक पंडित आया और फिर कुछ मंत्र पढ़े और अर्थी के ऊपर गंगा जल छिड़क कर फिर से राम नाम सत्य का जाप करते हुए अर्थी को घाट तक ले जाया गया। मगर भानु प्रताप का हाल बहुत बुरा था। उसकी गलती से एक अर्थी पलट गई। उसका मुर्दा अर्थी से बाहर गिर गया। वो भी ठीक उसी के ऊपर भानु प्रताप बहुत डरा हुआ था। उसके साथ वालों ने उसे एक कोने में बिठा दिया। सभी अपने अपने स्तर से भानु प्रताप को सांत्वना दे रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, मामूली सी बात है, ज्यादा मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में भानु प्रताप के दादाजी की अर्थी आई और सकुशल उनका अंतिम संस्कार हो गया। मगर उस पूरे वक्त बाकी लोग जो दादाजी के जाने से शोक में रो रहे थे, मगर भानु गुमसुम बैठा। उसी औरत की चिता के सुलगते अंगारों को ही घूर रहा था। उसका बर्ताव बहुत बदल चुका था। भानु प्रताप के पिता और उसके बड़े भाई को लगा कि दादाजी के जाने से वह दुखी है। शाम को सभी घर वापस आए। घर पर भानु प्रताप के होने वाले सास ससुर भी आए हुए थे, मगर भानु प्रताप उनसे मिले बिना ही सीधा ऊपर अपने कमरे में चला गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। भानु प्रताप गुमसुम रहने लगा, किसी से बात नहीं करता। चेहरे में भी उसके बस एक ही भाव रहता था, सीधा सपाट भाव, ना हंसता ना मुस्कुराता। उसकी शादी के दिन नजदीक आ रहे थे और सभी को लग रहा था कि भानु प्रताप अभी तक दादाजी की मौत से दुखी है और उस दुख से बाहर नहीं निकल पाया है। तब भानु प्रताप के पिताजी ने अपने फैमिली पंडित को भानु के बारे में बताया। पंडित जी ने भानु की कुंडली देखी, उसका माथा पड़ा, उसकी हस्तरेखाएं देखी, मगर उन्हें भानु के गुमसुम रहने के पीछे कोई भी कारण दिखाई नहीं दिया। अब भानु के घर वाले और ज्यादा चिंतित हो उठे। शादी के दिन नजदीक आ रहे थे और भानु की ऐसी हालत से उन्हें डर लग रहा था कि कहीं शादी न टूट जाए। एक रात भानु प्रताप के पिता अपने कमरे में सोए हुए थे। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कमरे के दरवाजे को धीमे से खोला हो। उन्होंने आंखें खोल के देखा। वह दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और दरवाजे में कोई खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि कमरे में अंधेरा था, लेकिन कमरे के बाहर कॉरिडोर में हल्की सी रोशनी हो रही थी, जिसकी वजह से कोई खड़ा है, यह साफ दिखाई दे रहा था। भानु प्रताप के पिता ने कहा, भानु, तू है क्या? मगर दरवाजे पर खड़े शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया।
भानु के पिता ने लाइट जलाने के लिए स्विच बोर्ड की तरफ नजर घुमाई और लाइट का स्विच ऑन कर दिया और फिर वापस दरवाजे की तरफ देखा, मगर दरवाजे में अब कोई नहीं था। भानु के पिता बिस्तर से नीचे उतरे और दरवाजे पर गए। उन्होंने कमरे के बाहर देखा, मगर बाहर भी कोई नहीं था। उन्हें लगा शायद यह उनकी नजर का धोखा था। उन्होंने दरवाजा बंद किया और वापस कमरे में आ गए और फिर लाइट ऑफ करके वह वापस बिस्तर पर लेट गए। मगर जैसे ही वह अपने बिस्तर पर लेटे ही थे, उन्होंने अपने पैरों के पास एक काली परछाई देखी। ऐसा लग रहा था उनके बेड के पास कोई नीचे बैठा सिर उठा के उन्हें देख रहा है। उस काली परछाई का सिर और सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। यह देखकर भानु प्रताप के पिता चीखते हुए उठ बैठे और उन्होंने तुरंत लाइट जलाई। बगल में लेटी भानु की मां भी उठकर बैठ गई। उन्होंने भानु के पिता से पूछा कि क्या हुआ, चीखे क्यों? भानु के पिता भानु की मां को डराना नहीं चाहते थे, इसलिए वह बोले, नहीं कुछ नहीं, एक पूरा सपना देखा था, तू सो जा। और फिर उन्होंने पानी पीने के लिए अपना गिलास उठाया तो देखा गिलास खाली था, उनका गला सूख रहा था। इसीलिए वह खाली गिलास लेके अपने कमरे से बाहर निकले। उन्होंने आसपास अच्छे से देखा, फिर किचन की तरफ बढ़ गए। किचन में जाके उन्होंने फ्रिज खोला। तब उन्हें फ्रिज की रोशनी में ऐसा लगा जैसे फ्रिज के बगल में कोई खड़ा है। उन्होंने तुरंत उस तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी उन्हें अपने पीछे से एक हंसी सुनाई दी, एक औरत की हंसी। वह तुरंत उस किचन से बाहर भागे और सीधा अपने कमरे में आकर अपने बेड में घुस गए। उन्होंने भगवान को याद किया और फिर कुछ देर बाद उन्हें नींद आ गई। सुबह की रोशनी में सब कुछ नॉर्मल था। भानु के पिता ने पिछली रात की घटना के बारे में सोचा तो उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि वह एक बुरे सपने के समान था। जैसा बुरा सपना हर सुबह भुला दिया जाता है, बिल्कुल वैसा ही। अगले दिन भानु की मां से उसकी एक पड़ोसी ने पूछा, भानु की मां, क्या तुम्हारे घर में कोई औरत आई है? भानु की मां ने कहा, नहीं तो क्यों पूछ रही हो? तब उस पड़ोसी औरत ने कहा, कल रात तुम्हारे घर से किसी औरत के रोने की आवाजें आ रही थी। कोई बहुत बुरी तरह से रो रही थी। हमने खिड़की से तुम्हारे घर की तरफ देखा तो एक औरत तुम्हारी छत में चल रही थी और अजीब ढंग से रो रही थी। भानु की मां ने कहा, क्या कह रही हो? हमारे घर में मेरे अलावा कोई और औरत नहीं है। मेरे बड़े बेटे की बहू तो मायके गई हुई है और मैं कल रात छत पर नहीं गई। तुम्हें देखने और सुनने में कोई धोखा हुआ होगा। उस औरत ने कहा, भानु की मां, धोखा होगा तो सिर्फ एक इंसान को होगा, मगर मैंने और मेरे पति ने दोनों ने उस औरत को तुम्हारी छत पर टहलते हुए देखा। भानु की मां को कुछ समझ नहीं आया कि उस औरत को क्या जवाब दे। वह सीधा अपने घर के अंदर आई और भानु के पिता को पड़ोसी की बात बताई। तब भानु के पिता ने भी पिछली रात की घटना के बारे में भानु की मां को बताया। अब दोनों को लगा जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपने फैमिली पंडित से संपर्क किया और घर में एक पूजा खवाई। पूजा में सभी लोग शामिल हुए, सिवाय भानु के। पूजा समाप्त हुई और उस दिन के बाद रात में ना उस घर में किसी औरत के रोने की आवाज आई और ना ही उस घर के अंदर किसी को किसी के होने का एहसास हुआ। मगर कुछ दिन बाद एक रात जब सभी सोए हुए थे, तब आधी रात में भानु की मां पानी पीने के लिए उठी। तब उन्होंने खिड़की से बाहर बगीचे में किसी को खड़े देखा। वह खिड़की के पास गई तो देखा बाहर बगीचे में भानु खड़ा था। वह कुछ बोल रहा था, ऐसा लग रहा था वह किसी से बात कर रहा है। भानु की मां ने तब उसके आसपास देखा और जो देखा वह देखकर भानु की मां की आंखें डर के मारे फटती चली गई, क्योंकि भानु के सामने अंधेरे में एक औरत खड़ी भानु को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी, मानो जैसे वह भानु के ऊपर किसी बात के लिए गुस्सा हो। उसका चेहरा सफेद था और आंखें बिल्कुल काली। उसके बाल हवा में बड़ी ही अजीब तरह से लहरा रहे थे। भानु की मां को समझते देर नहीं लगी कि भानु के ऊपर जरूर किसी चुड़ैल का साया है। भानु की मां जोर से चीखी। तब भानु ने पलटकर खिड़की पर खड़ी अपनी मां की तरफ देखा और भानु के सामने झाड़ियों के पास खड़ी वह डरावनी औरत उल्टे कदम झाड़ियों में घुसकर गायब हो गई। भानु की मां की चीख सुनकर भानु के पिता जागे और उन्होंने भानु की मां से पूछा तो भानु की मां ने उस औरत के बारे में बताया जिससे भानु झाड़ी के पास खड़े होकर बात कर रहा था।
भानु को आवाज दी गई। उसके कमरे में जाकर उसे ढूंढा गया, मगर भानु कहीं नहीं मिला। भानु के पिता ने घर के कोने कोने को छान मारा, मगर भानु का कहीं नामो निशान नहीं था। तब भानु की मां ने कहा कि एक बार छत पर जाकर देखो, शायद भानु वहीं मिलेगा। भानु के पिता छत पर गए और हाँ, भानु एक कोने में डरा सहमा दुबका हुआ बैठा था। भानु के पिता ने भानु का हाथ पकड़ा और उसे छत से नीचे अपने कमरे में ले आए और उससे सारा माजरा पूछा। पहले तो भानु ने कोई जवाब नहीं दिया, वह चुपचाप गुमसुम खड़ा रहा। फिर जब उसकी मां ने रोते बिलखते हुए उससे पूछा कि वह डरावनी औरत कौन थी, तब भानु ने बताया कि उस औरत का नाम कीड़ी है और वह उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। यह सुनकर भानु की मां और उसके पिता को समझ आ गया कि भानु के ऊपर चुड़ैल का साया है। अगले दिन मसान के एक अघोरी से बातचीत करके रात में भानु को उसी मशान में ले जाया गया। अघोरी ने जैसे ही भानु को देखा, वह बोला, वो एक बदचलन जिसका साया इसके ऊपर मंडरा रहा है। जीते जी वो अतृप्त रही, मरने के बाद कैसे चैन से रह पाएगी। उसके शव ने इसके शरीर को छुआ है और यह उसको पसंद आ गया है और अब वह हमेशा इसी के साथ रहना चाहती है। वह इसे अपने साथ ले जाना चाहती है। भानु प्रताप के पिता ने कहा, महाराज, आप इसका कोई उपाय बताएं कि हम क्या करें। घोरी ने कहा, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, तेरे बेटे को चिता में लिटा कर जलाना होगा। भानु प्रताप के पिता बोले, महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला एक जीवित इंसान को आप चिता में जलाने को बोल रहे हैं? वह मेरा बेटा है महाराज, ऐसा मैं कैसे होने दे सकता हूं? अघोरी बोला, डर मत, सब मुझ पर छोड़ दे। अगर तेरा बेटा जल भी गया तो क्या हुआ, जीवित तो गा, वरना जो वैश्या की आत्मा उसके अंदर घुसी बैठी है वह तिल तिल करके तेरे बेटे को अंदर ही अंदर खा जाएगी और वह तुझे मंजूर है। भानु प्रताप के पिता कुछ देर तक खामोश खड़े सोचते रहे, मगर एक सही फैसला लेने में वह असमर्थ रहे। भानु प्रताप उस मशान में आकर थोड़ा विचलित था। वह बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर घूर रहा था और अपने मुंह से अजीब डरावनी गुरह भरी आवाज निकाल रहा था। जब भानु प्रताप के पिता ने अपने बेटे का वह हाल देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, अगर ऐसा ही रहा तो उनका बेटा एक दिन जरूर मर जाएगा। भानु प्रताप ने उस अघोरी के आगे अपना सिर झुकाया और रोते हुए बोले, महाराज, आपको जो करना है करिए, बस मेरे बेटे को इस मुसीबत से बाहर निकालिए महाराज। वह अघोरी तुरंत खड़ा हुआ और उसने नदी किनारे जाकर एक चिता बनाई। फिर वह भानु प्रताप के पास आया और उसने अपने शरीर में लिपटी हुई विभूत को अपने पंजों से नोचा और फिर मंत्र पढ़कर उस विभूत पर फूंक मारकर उसे भानु प्रताप के चेहरे पर उड़ा दिया। भानु प्रताप अजीब तरह से गुड़ने लगा और कुछ देर में उस पर बेहोशी छाने लगी और फिर वह एक किनारे लुढ़क जमीन में लेट गया। अघोरी ने उसे अपने दोनों हाथों में उठाया और सीधा ले जाकर नदी के किनारे उस चिता में लेटा दिया। उस अघोरी ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर उस चिता में आग लगा दी। आग की लपटों ने जैसे ही भानु प्रताप के शरीर को छुआ, वह आग की लपटें बहुत तेजी से फड़फड़ाने लगी और आग की लपटों से एक चीख निकलने लगी और उन लपटों में एक आंख उभरने लगी, एक औरत की आकृति। अघोरी ने तुरंत भानु प्रताप को उस जलती चिता के ऊपर से खींचकर जमीन में लेटा दिया। इस प्रक्रिया में अघोरी खुद भी झुलस गया था। अघोरी ने नदी में से एक बाल्टी भर के पानी लिया और भानु प्रताप के ऊपर डाला। भानु होश में आया। उसका शरीर कई जगहों से झुलस चुका था, मगर वह घाव मामूली थे। एक अच्छी बात थी कि भानु अब पहले की तरह नॉर्मल था। उसने अपने पिता की ओर देखा और उठकर पिता के पास गया। भानु प्रताप के पिता ने भानु को गले से लगा लिया। उधर चिता में अभी भी ऊंची ऊंची लपटें हवा में फड़फड़ा रही थी। उन लपटों के बीच उसी चुड़ैल की आत्मा तड़प रही थी जो अभी तक भानु के शरीर के अंदर थी। उस अघोरी ने कुछ मंत्र पढ़े और वह आत्मा चिल्लाती हुई धुआं होकर हवा में घुलकर गायब हो गई। अघोरी वापस भानु प्रताप के पास आया और फिर उसने अपने शरीर से एक चुटकी भभूत ली और भानु के माथे पर मल दी और फिर भानु के पिता की तरफ देखकर बोला, यह ले तेरा बेटा एकदम ठीक है, थोड़ा सा जल गया है, डॉक्टर को दिखा लेना, जल्दी ठीक हो जाएगा। भानु प्रताप के पिता ने अघोरी के सामने अपना सिर झुकाया और उन्हें प्रणाम करके मशान से बाहर चले गए
और वह अघोरी वापस अपने स्थान पर जाकर ध्यान मग्न हो गया। यह कहानी 1995 की है। सर्दियों के दिन थे। मैं अपने गांव गया था। मेरा गांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। एक दिन मैं अपने दो दोस्त कमल और मोनू के साथ जंगल में सैर के लिए निकला। अंग्रेजों के जमाने में उस जंगल में एक बड़ा सा बंगला हुआ करता था, बेहद ही आलीशान, जहां कोई अंग्रेज अफसर रहा करता होगा। लेकिन फिलहाल अब तो उस बंगले के नाम पर वहां पर सिर्फ टूटी हुई दीवारें ही हैं, बाकी और कुछ नहीं बचा। पर उसकी टूटी हुई इमारत के आसपास काफी बड़ा मैदान है। पहाड़ी के ऊपर जंगल में एक बड़ा सा मैदान, जिसमें कभी घुड़सवारी हुआ करती होगी, लेकिन फिलहाल तो अब वह मैदान गांव के लड़कों के लिए खेल का मैदान था। आसपास के गांव वाले उस मैदान में इकट्ठा हो जाते थे और फिर क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह खेलते थे। खैर, यह कहानी उस मैदान के बारे में नहीं, बल्कि उस मैदान के पीछे एक कब्रिस्तान के बारे में है। जिस वक्त मैं और मेरे दोस्त उस मैदान में बैठे थे, उस वक्त वहां पर कुछ गाय, बैल, बकरियां घास चर रही थी। तभी मेरा एक दोस्त कमल दौड़ता हुआ उस मैदान के पत्थर की बाउंड्री को फांदकर उसकी दूसरी तरफ चला गया। हमसे बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे वह बस भाग गया। हम दोनों को समझ नहीं आया कि यह अचानक ऐसे क्यों भाग गया। हम भी उसके पीछे उस बाउंड्री वॉल तक गए और हमने उसकी दूसरी तरफ देखा। हमने देखा वहां पर वही कब्रिस्तान था, अंग्रेजों के जमाने का कब्रिस्तान। वहां पर कई सारी संगमरमर की कब्र थी, मगर उनके संगमरमर के पत्थर समय की मार के साथ काले पड़ चुके थे। वहां ऊंची ऊंची झाड़ियां उगी हुई थी। ना जाने कमल की क्या मत मारी गई थी कि वह उन झाड़ियों में घुस गया। हमने कब्रिस्तान में चारों तरफ देखा, क्योंकि मेरा दोस्त कमल दीवार फांद के वहीं घुसा था, मगर अभी वह हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने और मोनू ने उसे बहुत आवाज दी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर में हमने कब्रिस्तान के अंदर झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनी। फिर हम दोनों दीवार में चढ़े ताकि कब्रिस्तान का और अच्छा व्यू मिल सके। तभी हमने देखा जिस जगह से झाड़ी हिलने की आवाजें आ रही थीं, उससे कमल खड़ा हुआ। उसके कपड़ों में मिट्टी और झाड़ी के सूखे पत्ते वगैरह चिपके हुए थे। वह जमीन में से किसी चीज को खींच रहा था। मैंने कमल से पूछा, ओए कमल, क्या कर रहा है वहां? वह बोला, रुक आता हूं। इतना कहकर उसने एक खरगोश को उसके कानों से पकड़कर हवा में उठाया और हंसता हुआ बोला, ये देख मुझे क्या मिला। मोनू बोला, ये सारा पागल है, खरगोश को पकड़ने के लिए कब्रिस्तान में घुस गया। फिर उसने कमल से कहा, भाई छोड़ दे उसको। कमल नहीं माना और दीवार फन के हमारे पास मैदान में आ गया। मैंने कमल के कपड़ों को अच्छे से देखा। उसमें इस तरह मिट्टी लगी हुई थी, मानो जैसे वह खरगोश को उसके बिल के अंदर घुसकर निकाल के लाया हो। मैंने कमल से पूछा, अबे तू क्या जमीन खोद के अंदर घुसा था? कमल बोला, अभी जमीन खोद कर नहीं, जमीन में इसका बिल था, उसके अंदर घुसकर निकाला मैंने इसको। वह खरगोश डरा सहमा हुआ था। मैंने फिर कमल से पूछा, इसके छोटे से बिल में तू फिट हो गया? कमल बोला, अरे नहीं, बिल नहीं था, वह असल में कब्र के किनारे एक छोटा सा होल था। ये साला उसके अंदर घुस गया था। मैंने इसे निकालने के लिए हाथ डाला तो मैं भी लुढ़क कर उस कब्र के अंदर ही गिर गया। बस तभी ये मिट्टी मेरे कपड़ों से लग गई। मोनू ने हैरानी से कहा, तू एक कब्र के अंदर से निकल कर आया है? कमल बोला, हाँ, क्यों, क्या हुआ? मोनू बोला, तुझे डर नहीं लगा? कमल बोला, अरे डर किस बात का, उस कब्र के अंदर कोई मुर्दा थोड़ी ना था। फिर अचानक से कमल के मुखमंडल पर हैरानी के भाव मंडराने लगे। वह बोला, एक सेकंड, मैं एक कब्र के अंदर गिरा था, मगर उसके अंदर कोई कंकाल नहीं था, तो उसके अंदर का मुर्दा गया कहाँ? मैंने कहा, अरे इतने समय में कंकाल थोड़ी ना बचा होगा, वह तो डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल गया होगा। मोनू बोला, नहीं, इतनी जल्दी वह कंकाल पूरी तरह मिट्टी में नहीं मिल सकता, उसके कुछ अंश तो बचे रहने चाहिए थे। कमल बोला, हाँ यार, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, वह एकदम खाली था। मोनू ने कहा, क्यों ना उस कब्रिस्तान के अंदर चल के देखें कि आखिर माजरा क्या है। कमल तो तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि वह एक बार वहां जा चुका था, मगर मुझे यह आइडिया ठीक नहीं लगा। और वैसे भी शाम होने को थी, अंधेरा होने वाला था और हम तीनों अपने घर से बहुत दूर थे। मैंने उन दोनों को घर चलने को बोला,
मगर कमल ने मेरे हाथ में वह खरगोश थमाया और बोला, देख, तू एक काम कर, इसे पकड़कर यहीं पर इंतजार कर। हम दोनों बस उस कब्रिस्तान के अंदर जाके उस कब्र के ऊपर लिखा हुआ नाम और उसकी तारीख पढ़ के आते हैं। इतना बोल के कमल और मोनू दोनों दीवार फांद के उस कब्रना में घुस गए। अब मैं अकेला दीवार के इस तरफ खड़ा था। मेरे हाथ में वह खरगोश था जिसके ऊपर मुझे दया आ रही थी। मैंने सोचा क्यों ना इसे यहीं छोड़ दूं, कमल पूछेगा तो बोल दूंगा कि हाथ से छूटकर भाग गया। मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा। वह उसी कब्र के पास झाड़ियों के पीछे मेरी नजर से ओझल हो चुके थे। मैंने खरगोश को नीचे रख दिया। कुछ देर तक वह वैसे ही बैठा रहा। फिर मैंने उसकी पीठ पर हल्के से मारा तो वह भागने लगा। वो फुदक फुदक कर भाग रहा था। कुछ दूर जाकर उसने एक ऊंची छलांग लगाई और दीवार की दूसरी तरफ कूद गया, उसी तरफ जिस तरफ वह कब्रिस्तान था जिधर अभी कमल और मोनू गए थे। मैंने दीवार की दूसरी तरफ देखा, मगर वह खरगोश मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। कमल, मोनू पता नहीं अभी तक वहां उस कब्र के पास क्या कर रहे थे। मैंने उन्हें आवाज दी, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मुझे कुछ झाड़ियों के बीच सरसराहट सुनाई दी। यह सरसराहट उसी जगह से आ रही थी जिधर पर वह खरगोश कूदा था। मैं उस पत्थर की दीवार के ऊपर चढ़ा और उस झाड़ी के पास गया जिधर से मुझे वो आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा मुझे खरगोश दिखाई देगा, मगर वहां पर जो मैंने देखा वह देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि झाड़ियों के बीच एक नर कंकाल जमीन में रेंग रहा था और रेंगते रेंगते उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ वह खाली कब्र थी, और मोनू कमल उसी कब्र के पास गए हुए थे। अब मैंने मोनू कमल को फिर से आवाज दी। तभी मोनू उधर से चिल्लाया, अबे आ रहे हैं ना, रुक जा थोड़ा सा। उसके बाद कमल और मोनू मेरी तरफ ही आ रहे थे। कभी मैं मोनू और कमल को देखता, कभी झाड़ियों के बीच रेंगते हुए इस नर कंकाल को। मैंने कमल और मोनू से कहा कि जल्दी भागते हुए आए क्योंकि झाड़ियों में कुछ है तब, और मोनू ने झाड़ियों में कुछ रेंगता हुआ देखा और दोनों डर कर भागते हुए मेरी तरफ आए। दीवार फांद के इस तरफ आकर दोनों ने मुझसे पूछा, अबे वह क्या था झाड़ियों के बीच? मैंने उन दोनों से पूछा, तुमने क्या देखा? वह दोनों बोले, हमें तो कुछ हड्डियां रेंगती हुई सी दिखाई दी। मैंने कहा, कुछ हड्डियां नहीं, पूरा का पूरा नर कंकाल था वहां पर। फिर कमल ने मेरे खाली हाथ को देखकर कहा, वो खरगोश कहाँ गया? मैंने कहा, भाई तू यकीन नहीं करेगा, पर मैंने उस खरगोश को जमीन में छोड़ दिया था। फिर वह दीवार फांद के दीवार के उस तरफ चला गया। जब मैंने दीवार पर चढ़कर उस तरफ देखा तो मैंने ठीक उसी जगह में जहां पर वह खरगोश कूदा था, वहां पर एक नर कंकाल को देखा। झाड़ियों के बीच जमीन में रेंगते हुए तब तक अंधेरा हो चुका था। मोनू बोला, चलो अब यहां से यहां रुकना, अब ठीक नहीं लग रहा। उसके बाद हम तीनों उस जंगल से भागते हुए अपने घर वापस आ गए। वह रात तो डर के साए में गुजर गई, मगर अगले दिन जब मैं कमल और मोनू से मिला तब कमल ने बताया कि उस कब्र के बाहर क्या लिखा था। उस कब्र में नाम लिखा था रॉबर्ट मैथ्यूस। उसमें उसकी जन्म तिथि तो लिखी थी, मगर उसके मरने की तारीख नहीं लिखी थी। उसकी जगह में लिखा था टिल एटर्निटी, यानी अनंत काल तक। मैंने डरते हुए कहा, तो क्या वो नर कंकाल रॉबर्ट मैथ्यू उसका कंगाल था जो अभी भी जिंदा है? मोनू बोला, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि उस नर कंकाल को कोई जानवर खींचकर उस कब्र से बाहर निकाल लाया हो, और जब हमने उसे रेंगता हुआ देखा शायद तब भी कोई छोटा जानवर उसे खींचकर कहीं ले जा रहा हो, या फिर वही खरगोश, शायद उसे कुत्तों की तरह हड्डियां चबाना अच्छा लगता होगा। मगर मुझे मोनू की इस थ्योरी पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने उस खरगोश को दीवार फांदकर दूसरी तरफ कूदते देखा था, वह कंकाल मुझे उसी के बाद ठीक उसी जगह में दिखा था जहां पर वह खरगोश कूदा था। हो ना हो, मेरे हिसाब से वह रॉबर्ट मैथ्यूस का ही भूत था जो खरगोश बन के बाहर घूम रहा था, और शायद एक निश्चित समय के बाद वह वापस अपने असली रूप में आ जाता होगा, एक नर कंकाल के रूप में। यह तीसरी कहानी थोड़ी छोटी है, मगर है बड़ी दिलचस्प। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक लंबी कहानी लिखूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक रात एक शराबी शराब के नशे में धुत अपने रास्ते जा रहा था।
वह नशे में इतना धुत था कि उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तभी एक जगह में उसका पैर लड़खड़ा आया और वह धड़ाम से जमीन में गिर गया। और गिरने के बाद उससे उठने को नहीं हुआ, क्योंकि वह इतना नशे में था कि उसे पूरी धरती हिलती हुई सी महसूस हो रही थी। वह उठने की कोशिश करता तो फिर से गिर जाता, इसलिए उसने आसमान की तरफ देखकर नमस्कार किया और जहां पर गिरा था वहीं पर आराम से लेट गया। और कुछ देर में उसकी आंख लग गई और वह सो गया। उसे मालूम नहीं था कि वह जहां पर गिरा हुआ है और आराम से सो रहा है वह एक शमशान है, एक मसान। रात के उस वक्त वहां पर कोई नहीं होता। एक अघोरी बाबा होता था, मगर उस वक्त तक शायद वह भी अपनी कुटिया में जाकर सो चुका था। वह शराबी अपने नशीले सपनों में मग्न होकर आराम से लेटा हुआ था। तभी अचानक से उस शराबी की एक टांग हवा में उठ गई, मगर शराबी अभी भी सोया हुआ था। उसे भनक भी नहीं थी कि उसकी एक टांग हवा में उठी हुई है। कुछ पर तक उसकी टांग हवा में ही थी, मानो जैसे किसी अदृश्य इंसान ने उसकी टांग को पकड़ कर रखा हो। और फिर धीरे धीरे वह शराबी जमीन में खिसकने लगा, मानो जैसे कोई उसकी टांग को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। उस शराबी को बिल्कुल भी होश नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह नींद में गाना गुनगुनाने लगा। थोड़ी देर बाद वह शराबी मशान के एक पेड़ के नीचे जमीन में पड़ा हुआ था। वह अभी भी नींद में बड़बड़ा रहा था, शायद सपने में अपनी बीवी को गालियां दे रहा था। तभी अचानक उसके दोनों पांव हवा में उठने लगे और देखते ही देखते वह पूरा का पूरा उल्टा हवा में लटक गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर किसी रस्सी से बंधे हों और वह उल्टा उस पेड़ की टहनी से झूल रहा था। तभी लटके लटके उसे होश आया और वह बोला, कौन है साला, नीचे उतार मुझे। बहुत देर तक हवा में उल्टा ही लटका हुआ था। उस शमशान के आसपास कोई नहीं था, चारों तरफ अंधेरा था। बस दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। पास ही में एक नदी थी जिसका पानी कल कल करता हुआ बह रहा था और वह शराबी पेड़ से उल्टा लटका हुआ चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन है जिसने उसे यहाँ पर उल्टा लटकाया हुआ है। वह रह रहकर उसे गाली भी दे रहा था, मगर उसके आसपास कोई नहीं था। तभी उल्टा लटके लटके उसने दूर एक दीवार के कोने में किसी को कंबल ओढ़े बैठे हुए देखा। जो भी वहां पर बैठा हुआ था उसने कंबल को अपने सिर तक ढका हुआ था। बस उसके बीच में से उसकी सफेद आंखें दिखाई दे रही थी जो अंधेरे में एकदम तेज चमक रही थी। वह शराबी तो नशे में था और उल्टा भी लटका हुआ था। उसने उस आदमी को देखा तो उसे लगा वही है जिसने उसे वहां पर उल्टा लटकाया है। शराबी ने उसे पहले तो भर भर के गालियां दी, फिर बोला, ऐ साले नीचे उतार, मुझे नीचे उतार। तभी दीवार के पास कंबल ओढ़े वो आदमी खड़ा हुआ। उसने अभी भी कंबल से खुद को पूरी तरह से ढका हुआ था और वह उसी तरह उस शराबी की ओर बढ़ा। तब शराबी को कुछ अजीब लगा, क्योंकि वह आदमी चल नहीं रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में कुछ इंच ऊपर उड़ता हुआ उसकी ओर आ रहा था। शराबी ने उसके पैरों की तरफ देखा, मगर अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह कंबलधारी आदमी एकदम शराबी के पास आया और उसने शराबी की आंखों में देखा। शराबी कुछ देर तक उसकी आंखों में ही देखता रहा और फिर एकदम शांत हो गया और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह शमशान का अघोरी जब उस मसान का चक्कर लगा रहा था तब उसे एक पेड़ में कुछ लटका हुआ दिखाई दिया। पास जाकर अघोरी ने देखा कि वह रस्सी से उल्टा लटका हुआ एक आदमी का शरीर था, जिसके शरीर में कंबल पूरी तरह से लिपटा हुआ था। अघोरी ने कंबल हटा के देखा। उस कंबल के पीछे वही शराबी मरा हुआ उल्टा लटका हुआ था। उसकी जबान बाहर को लटकी हुई थी और उसकी आंखें गायब थीं। किसी ने उसकी आंखें निकाल ली थी। उस अघोरी ने अपने चारों तरफ देखा, मानो जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। फिर वह हंसता हुआ बोला, तू साला बास नहीं। इस भूतिया श्मशान घाट की कहानी के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार तक अलविदा। धन्यवाद।